तो अब आपकी लास्ट मिससेलेनियस यानी कि विविध प्रश्नमाला बची है। इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो आपको एज ए डेफिनेशन के रूप में आ सकता है। हालांकि मैंने जो एक वीडियो बनाया था वो ऑर्थो सेंटर वाला, इन सेंटर वाला, मेडियन वाला, जो डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने आपको, मतलब लंब केंद्र परिकेंद्र, वो उस जैसा ये है। जैसे पहला है कि द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड, यानी कि किसी त्रिभुज के शीर्ष जो समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। उसमें डेफिनेशन मैंने आपको लिखाया था, शीर्षु से, शीर्षु का मतलब वर्टिसेस, तो वो क्या कहलाता है बिंदु, सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र। ये सीधी डेफिनेशन डायरेक्ट, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है डेफिनेशन के रूप में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, तो ये क्वेश्चन आपका है ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, यानी कि त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, कंकर्ड पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल, या फिर द ऑर्थो सेंटर। तो सी इसका आंसर होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। हिंदी के अंदर पहला है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींचे गए लंब समद्विभाजक का संगाई बिंदु, त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक का संगाई बिंदु, या फिर त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगाई। तो ध्यान रखना सी आंसर होगा। इसी को गुरुत्वीय केंद्र बोलते हैं, इसी को सेंट्रोइड बोलते हैं, इसी को केंद्रक बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, जहां माध्यिकाएं आपस में आके मिलती हैं उस पॉइंट को अपन उसका गुरुत्वीय केंद्र या फिर ग्रेविटेशन सेंटर बोलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सीधा आंसर है, ये आपको लर्न करना है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है इसको अपन को लर्न करना है। ऐसे ही क्वेश्चन में 3 देखो, लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ रोलिंग सर्कल इन अ प्लेन इज, यानी कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त। ऐसा मानो कि ये कोई समतल है, समतल का मतलब ऐसा मानो अपना फर्श है, फर्श के ऊपर कोई सर्कल दौड़ रहा है, ऐसा मान लो सर्कल, इसको अपन चला रहे हैं ऐसे। तो सीधी सी बात है, कितना भी इसके साथ लुढ़काते रहो आप, इसका जो सेंटर है ना, ये जो केंद्र बिंदु, ये थोड़ी हिलेगा, क्योंकि समतल है वो, तो सरफेस कभी हिलेगा नहीं, वो ऊंचा नीचा तो है नहीं, तो सेंटर भी बिल्कुल इसके बराबर बराबर चलता रहेगा, साथ 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 साथ, समझ पा रहे हो। तो इसने कहा कि इसका बिंदुपथ क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा, इस सेंटर का और इस सरफेस का। तो बिल्कुल सही है, इसका सी इज द राइट आंसर। ए लाइन पैरेलल टू प्लेन, यानी कि समतल के समांतर केंद्र, मतलब समतल ये प्लेन है, इसके पैरेलल जो केंद्र है मतलब सेंटर है, वो इसका आंसर होगा। तो सी इज द राइट आंसर। ऐसे देखो क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए जरूरी है इनको भी करना। हाँ, ये पक्का है कि बुक से बाहर ऑलमोस्ट आपके नहीं जाता, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ 2 मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन द ट्राइंगल इज, यदि किसी त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं समान हो। कहने का मतलब ये डायग्राम में समझाता हूँ आपको, कि ये बना देता हूँ चलो, कि सपोज ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसकी 2 मीडियन बराबर हो, जैसे एक तो यहाँ से मीडियन खींची अपन, एक यहाँ से मीडियन खींची। इसने कहा कि अगर ये दोनों बराबर हैं आपस में, तो बताओ ये ट्राइंगल जो अपने जिसको अपन नाम देते हैं ABC, ये किस तरह का होगा। या आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु होगा, राइट होगा, समबाहु होगा, कोई नहीं होगा, देखते हैं। तो सीधी सी बात है कि ये है उतनी ये है, मीडियन ये अपन को गिवन है। दूसरी बात, माध्यिका हमेशा सामने वाली भुजा के सामने वाली साइड के बीच मिड पॉइंट पे आकर टिकती है। इसका मतलब ये और ये पोर्शन बराबर है, और ये भी इसके सामने वाले मिड पॉइंट पे टिकती है, मतलब ये पोर्शन। इसका मतलब ये और ये दोनों साइडें, दोनों की दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और जिस ट्राइंगल की 2 साइड यानी कि 2 भुजाएं बराबर हो, वो ट्राइंगल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन आपसे कहना चाह रहा है, इफ AB एंड CD आर 2 नॉन पैरेलल लाइंस, यानी कि 2 रेखाएं आपके पास AB और CD वो असमांतर है, मतलब जो आपस में कभी मिल जाती है। असमांतर होती है जो नॉन पैरेलल है, जो आपस में कभी भी मिल सकती है, ऐसी लाइन है। और देन लोकस ऑफ पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस विल बी, तो आपको बताना है कि जो P है ना, बिंदु P कोई है, उन जो AB और AC से समान दूरी पर स्थित है, उसका बिंदु पथ क्या होगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। बिंदु P से होकर जाने वाली रेखा AB के समांतर रेखा होगी, यानी कि लाइन पैरेलल टू AB पासिंग थ्रू पॉइंट P, या फिर बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाओं AB तथा CD के अंतरित कोणों की समद्विभाजक रेखा होगी, यानी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल फाउंड बाय लाइंस AB एंड CD पासिंग थ्रू P। और C बिंदु P से होकर जाने वाली रेखाओं AB तथा CD के समांतर रेखा होगी, यानी कि लाइन पैरेलल टू लाइंस AB एंड CD पासिंग थ्रू पॉइंट P। और चौथा पॉइंट है, P से होकर जाने वाली रेखाओं AB तथा CD के लंबवत रेखा होगी, यानी कि द लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन AB एंड CD पासिंग थ्रू पॉइंट P। तो मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझाऊँ इसको, तो जहाँ तक ये लगता है कि एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय लाइंस AB एंड CD पासिंग थ्रू पॉइंट P, यानी कि इसमें B ऑप्शन सही लगता है,
कहने का मतलब अगर इसको अपन डायग्राम के अकॉर्डिंग लेना चाहें तो ऐसा मानो कि दो नॉन पैरेलल लाइन है, मतलब जो आपस में कभी मिल सकती है। देखो पैरेलल जो होती है कभी नहीं मिलती, असमांतर रेखाएं सपोज अपन ने मान लिया कि ऐसी है, ऐसी है, कुछ भी मान सकते हैं। ये सपोज ए और बी है, ये सी और डी है। इसने कहा कि इन दोनों से एक इक्वी डिस्टेंस पॉइंट समान दूरी पर स्थित बिंदु है पी, समझ गए, यानी कि ये दूरी और ये दूरी दोनों से बराबर है। इस कहने का मतलब इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है पी, जो ए बी और सी डी से बराबर दूरी के ऊपर स्थित एक कोई बिंदु है पी। अब आपसे पूछ रहे हैं पी का लोकस क्या होगा। पी का लोकस बना जब भी पूछा बिंदु पर तो अपन ने क्या करा कि ये तो ए है, यहाँ सी है, इन दोनों मुंह को थोड़ा सा आगे बढ़ाया तो कहीं ना कहीं दोनों आपस में आगे जाके मिल गए, यहाँ सपोज मिल गए, ठीक है। ये सपोज अपन ने एक्स को नाम दे दिया, एक मिनट के लिए मान लेते हैं, अच्छे समझ में आएगा। और ये इस पी का बिंदु पद अपन से पूछा, इस पी वाले बिंदु पद को भी ऐसे मिला दो। तो इसने पूछा कि जो ये दोनों लाइनें हैं इसमें जो ये पी है ये इसका बिंदु पद क्या है, मतलब इसका क्या अस्तित्व है, क्या करता है ये। तो इसने एक लाइन जैसे ही इस पी का बिंदु पद अपन ने खींचा तो हमें एक चीज़ नजर आई कि जो साइड ए बी थी और जो साइड सी डी थी उनके जो अंदर जो एंगल बन रहे हैं उनका ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट करता है बीच में, मतलब कोण समद्विभाजक कर रहा है ये। इस पी की वजह से ये एंगल क्या हो रहा है, समद्विभाजित हो रहा है, मतलब ये और ये दो एंगल बराबर टुकड़े हो रहे हैं, दो एंगल टुकड़े बराबर हो रहे हैं कि यहाँ जो भी एंगल बना, सपोज यहाँ एक्स कोण बना ए बी और सी डी से, उसका ही जैसे ही खींचा इसकी दो बराबर दो टुकड़ों में दो एंगल निकल के आ गए, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द ट्राइंगल हुज ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, तीनों संपातियों कोइंसिडेंस हुई है। जब तीनों एक ही जगह होना तो वो ट्राइंगल कैसा होगा, सीधी सी बात है, वो सीधा समबाहु ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सब कुछ इक्वल, ठीक है, एक ही जगह होना। संपाति का मतलब एक ही जगह होना, कोइंसिडेंस। इसका मतलब ये छठा क्यों सिंपल सा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, सिंपल सा है, द ट्राइंगल हुज ऑर्थो सेंटर इज इट्स वर्टेक्स पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि वह त्रिभुज जिसका लंब केंद्र त्रिभुज का शीर्ष बिंदु होता है तो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है। कहने का मतलब इसको मैं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँ ना, तो कहने का मतलब ये कि सपोज ये कोई ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री, तो बताओ ये ट्राइंगल कैसा हो गया। इसने क्या कहा, शीर्ष लंब केंद्र है, लंब का मतलब ऑर्थो सेंटर का मतलब 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री तो ट्राइंगल कैसा हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल, बिल्कुल सही है। या फिर ऐसा मान लो ये ट्राइंगल, ये इसका शीर्ष है, ये वर्टेक्स यही तो होते हैं, बस जैसे इसका ये वर्टेक्स 90 था वैसे अगर ये 90 है तो भी ये ट्राइंगल कैसा कहलाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। इसका मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए इज द राइट आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है, नॉलेज इंक्रीज होता है, जरूरी समझना। ऐसे ही 8वां, फाइंड द लोकस ऑफ एंड ऑफ ए पेंडुलम ऑफ द क्लॉक, यानी कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पर। तो मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो मैंने छोटा सा एक डायग्राम बनाने की कोशिश करी है कि सपोज ये घड़ी का पेंडुलम होता है जो ऐसे चलता है, यानी कि ऐसे चलता है, ये एक कर्व लेता है, आर्क बनाता है, आर्क का मतलब एक चाप बनाता है। तो ये जो चाप बनाया ना उसने, क्योंकि वो पेंडुलम है, घड़ी का पेंडुलम है, और वो क्या होगा जब चलेगा, यानी जब मूव करेगा, यानी कि वो जब अपना गतिमान होगा तो यहाँ से इधर से उधर एक आर्क की शेप बन जाएगी, चाप बन जाएगा। बस वो चाप ही आंसर, जिसको अपन कह सकते हैं कि वो सर्कल का चाप है, आर्क ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त का चाप है। लिख दिया मैं 2 लाइन। अकॉर्डिंग टू फिगर, आप डायग्राम बना सकते हो, 1 मार्क्स में आ जाए अगर, तो डायग्राम बनाओ, ये 2 लाइन लिख दो। अकॉर्डिंग टू फिगर पेंडुलम ऑफ क्लॉक विल बी मूविंग, सो बाय इंस्पेक्शन लोकस ऑफ एंड पेंडुलम विल बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल। आंसर इतना सही होगा। अगर ऑप्शन आता तो अपन आर्क ऑफ सर्कल को टिक करते हैं, ठीक है। यानी कि चित्र के अनुसार घड़ी का पेंडुलम गतिमान होगा, गतिमान मतलब जब चलेगा। अतः परीक्षण से जो अपन ने परीक्षण किया है उससे घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदु पर क्या होगा, वृत्त का चाप होगा। अगर ऑप्शन होता है ABCD या फिर ABCD तो वृत्त का चाप पर अपन टिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गए। 9वां क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, लास्ट क्वेश्चन आपकी इसका मिशनलिस्ट 10 का, विविध प्रश्न 10 का। इन ए ट्राइंगल ABC, यानी कि एक त्रिभुज है ABC, सिंपल से एक्सरसाइज थी, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक ABC ट्राइंगल है, D, E and F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC, CA एंड AB रेस्पेक्टिवली, यानी कि इसकी भुजाएं BC, C और AB के मध्य बिंदु DEF है। AB की तो D है, ठीक है, इसका E है, इसका F है, DEF मिड पॉइंट। क्योंकि सबसे पहले BC है कि अच्छा सॉरी ये BC में D लिखना, जैसा है उसमें क्वेश्चन में मेंशन है वैसा करना है। पहले BC है तो BC का मिड पॉइंट D होगा, C का मिड पॉइंट E होगा, ठीक है, और ये F होगा, ये ज़रूरी है भाई,
जैसा क्वेश्चन मेंशन होता है वैसे ध्यान रखना है, मिड पॉइंट है। तो सिद्ध कीजिए कि जो ई एफ है, ई एफ तो अभी खींचा ही नहीं अपने, इसका मतलब अपन को ये ड्रॉ करना पड़ेगा ये चीज़, ये ई एफ, ठीक है ना, ये ई एफ ए डी का, ए डी मतलब ये जो ए डी, इस ए डी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर है, सॉरी वो बाइसेक्टर हैं, ए एफ बाइसेक्ट करता हो ए डी को, ये हमें प्रूव करना है। यानी कि गिवन क्या है, गिवन का मतलब दिया है, तो वो अपन लिख लेंगे ये पूरी बात। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन अ ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ऑफ साइड बी सी, सी ए एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई व एफ भुजाओं ए बी सॉरी बी सी, सी ए व ए बी के मध्य बिंदु हैं। ये तो चीज़ है गिवन, ठीक है। टू प्रूव, सिद्ध में क्या करवाना है, यानी कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ ए डी को समद्विभाजित करता है, यानी कि ई एफ बाइसेक्ट ए डी, ई एफ ए डी को समद्विभाजित करती है। ई एफ है क्या, साइड है, ये भुजा, कोई साइड मान लो नहीं लिखा हो तो मत लिखो, ये अपन को सिद्ध करना है। इसका मतलब जो ये ई एफ है उस ए डी को बाइसेक्ट कैसे करेगी, वो हमें इस चीज़ को मेंशन करना है। तो दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, अपन थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ये वरना तो आंसर आएगा नहीं। कंस्ट्रक्शन का मतलब रचना, रचना अपन क्या करेंगे कि अपन एफ से डी को एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्यों करेंगे इसका रीजन अभी बता देता हूँ। एक यानी कि अपन लिख देंगे जॉइन डी एफ एंड डी ई, डी एफ व डी ई को मिलाया, समझ गए। इनको क्यों मिलाया, क्योंकि हम एक कोशिश करेंगे। देखो इसने कहा क्या कि जो ई एफ है ना, ई एफ ये रहा, दिख रही है साइड ई एफ, वो इस ए डी को बाइसेक्ट कर दे। तो अपन ने सोचा कि क्यों न इसको अपन एक पैरेललोग्राम साबित कर दे। पैरेललोग्राम का मतलब समांतर चतुर्भुज, ए एफ डी ई, इसको अपन एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम अगर सिद्ध कर दें, प्रूव कर दें, तो हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ये डायगोनल होते हैं ना, वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो विकर्ण है वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ये हमें पता है। इसका मतलब अगर सबसे पहले हमारे टारगेट हो गया कि इसको सबसे पहले अपन पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बताएं, तो कैसे बनाएं, वो होते तो लास्ट में लिख देंगे कि हम जानते हैं कि इसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, यानी कि प्रतिच्छेद करते हैं, तो आंसर हो जाएगा। तो अब इसको, और हमें पता है कि पैरेललोग्राम साबित करने के लिए हमें पता है कि पैरेललोग्राम का मतलब है आमने सामने की जो भुजाएं होती है, साइड होती है, वो पैरेलल होती है। यानी अगर मुझे ए एफ समांतर डी दिखाऊं और एफ डी समांतर ए ई दिखाऊं, समांतर का मतलब पैरेलल, तब मैं कहूंगा कि ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके लिए अपन क्या करें, तो वो अपन करते हैं प्रूफ में। प्रूफ का मतलब उपपत्ति। देखो एक बात बताओ, इसका मिड पॉइंट डी एंड ई, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी एंड ए सी, यानी कि डी व ई भुजाओं बी सी व ए सी के मध्य बिंदु हैं। समझ पा रहे हो, हमें ये पता है कि इस बी सी का मिड पॉइंट डी है, इस ए सी का मिड पॉइंट ई है, और मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु, मिड का पॉइंट। ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड, इसका मतलब ये जो लाइन है ना, ये जिसको अपन डी ई के नाम से जान सकते हैं, दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन डी ई ए एफ यानी कि ए बी के, इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ई है वो पैरेलल हो जाएगी ए बी के, ठीक है। डी ई पैरेलल पूरी ए बी की हो जाएगी, मिड पॉइंट्स हैं, एक क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, मिड पॉइंट से मिलाने वाले उसके आपस में पैरेलल होती है, ठीक है। इसके बाद समझो, क्या मैं डी ई को कह दूं क्या,
हाफ ऑफ ए बी। ये जो डी है, क्योंकि ये इसके मिड पॉइंट है, ये भी इसका भी ये मिड पॉइंट है, तो डी है वो ए बी का आधा है, क्योंकि इसके मिड पॉइंट से इसका मिड पॉइंट ज्वाइन है। जो डी है वो ए बी का आधा है। क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक है कि अगर डी ए बी का आधा है, ए बी का आधा का मतलब ए एफ और एफ बी। भाई ए बी का आधा क्या है, या तो ए एफ है या एफ बी है, समझ पा रहे, जो हमें चाहिए ले लेंगे। इसका मतलब हम इसी से ये कह दें क्या कि जो ए एफ है, क्योंकि डी ई को कह सकते हैं आधा ए बी, आधा ए बी का मतलब ए एफ, तो ए एफ भी समांतर हो सकता है डी ई के। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ गई, क्योंकि डी ई का ए बी समांतर थी, तो हम, हालांकि मैं डायरेक्ट भी कह सकता था कि डी के समांतर ही है, लेकिन थोड़ा वर्डिंग में लिख दिया कि डी ई आधे ए बी के बराबर है, तो हम आधे ए बी का मतलब ए एफ भी ले सकते हैं और चाहे तो एफ भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ए एफ की जरूरत तो ए एफ ले लिया। ऐसे कैसा सिमिलरली का मतलब इसी प्रकार अपन एक और मिड पॉइंट उठाते हैं। सिमिलरली में सीधा लिख दो अपने ई ए या फिर ए ई ए पैरेलल डी एफ या एफ डी। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। क्योंकि समीकरण अगर फर्स्ट दोनों पैरेलल, तो ये तो ऑटोमेटिक ये भी आपस में पैरेलल हो जाएगी। इसके बाद देखना बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, समीकरण 1 व समीकरण 2 से we can say that AEDF is a parallelogram। हम कह समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि AEDF एक समांतर चतुर्भुज है। और सुनना, इसके बाद ये नीचे आ जाना, समांतर चतुर्भुज की एक खास बात होती है कि जो भी क्वाड्रिलेटरल यानी जो भी चतुर्भुज समांतर होता है, यानी पैरेललोग्राम होता है, उसके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं। और हमारे लिए जब ये पैरेललोग्राम है तो ये इसका डायगोनल है ये और ये, तो हमें यही तो दिखाना था कि ए डी एफ यू को बाइसेक्ट करे, ई एफ ये बोल दो चाहे भी बोल दो, इसको ए डी बाइसेक्ट करे, तो लिख दो। हम जानते हैं कि वी नो दैट द diagonals of a parallelogram bisect each other। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अगर ये आपस में प्रतिच्छेद करेंगे तो हैंस प्रूव्ड हो गया ना। ठीक है, तो लास्ट लाइन यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जगह कम है इसलिए, हैंस EF बाइसेक्ट AD। अतः EF AD को समद्विभाजित करती है। तो इस तरीके से ओवरऑल चैप्टर 10 यानी कि मिसलेनियस का भी लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो मिसलेनियस के होने के बाद में चैप्टर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।